The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप शो। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था। आज के बाद कोई तामझाम नहीं होगा, तो आज एक बढ़िया मौका है कि पलटकर बीते दिनों की तरफ देखा जाए। बिहार चुनाव की वो तस्वीरें देखेंगे जो अब हमेशा के लिए हमारी स्मृति में दर्ज हो गई हैं। कौन कहां पहुंचा, कौन मंच से गिरा और किसने खड़ा किया विवाद। लेकिन पहले देखेंगे आज दिन का वीडियो। इस वीडियो में वैसे कुछ खास या अलहदा नहीं है। ये अमित शाह हैं, भारत के गृह मंत्री, बंगाल पहुंच चुके हैं, एक के पीछे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और प्रेस से भी बात कर रहे हैं। अभी बिहार चुनाव में आखिरी चरण के वोट पड़े भी नहीं हैं और भाजपा की प्रथम पंक्ति के नेता अगले असाइनमेंट के लिए रवाना हो चुके हैं। इसे राजनीतिक जुझारूपन की मिसाल की तरह भी देखा जा सकता है और इस संकेत की तरह भी कि बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान अच्छी खासी खींचतान देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त है। हम वर्तमान में लौटकर आपको बताते हैं सुर्खियां। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 50,209 नए मामले सामने आए और 704 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण के कुल मामले भारत में हो गए हैं 83,64,086। एक्टिव मामलों की संख्या है 5,27,962 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 77,11,809। कुल मौतों का आंकड़ा भी आपको बताते हैं 1,24,315, मतलब 1.25 लाख के करीब मौतें हो गई हैं। अगली सुर्खी दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदूषण की वजह से कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा बताया गया है, पहले भी और बार बार अब इस बारे में चेताया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि इस बार भी हम पटाखे नहीं जलाएंगे और पिछले साल की तरह दिवाली मनाएंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पटाखे जलाते हैं तो अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेलेंगे। सुनिए केजरीवाल को। बार भी हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। इससे पहले 4 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केंद्र सरकार और कुछ राज्यों को पटाखे बैन करने और प्रदूषण कम करने को लेकर नोटिस भेजा था। तीसरी यानी कि अगली सुर्खी बनाई किसान आंदोलन ने 3 विवादित कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने प्रदर्शन किए। हरियाणा में करनाल जिले के रोयपुर ओरण ये नाम है गांव का, के पास किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक किया। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक राष्ट्रीय स्तर पर चक्का जाम का ऐलान किया था। इस दौरान राज्य में कई किसान संगठनों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे के अलावा 46 जगहों पर चक्का जाम किया। तमिलनाडु में भी ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना महामारी के बीच पहली फुल स्केल पॉलिटिकल एक्सरसाइज कहा जा सकता है भारत में। जब महामारी के चलते सब कुछ रुक गया था, तब माननीयों की एक चिंता ये भी थी
कि बिहार के चुनाव का क्या होगा। हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य राजनीतिक दृष्टि से अहम है और यहाँ सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ढेर अटकलें लगी कि इस सरकार को एक्सटेंशन मिल जाएगा, किसी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन का भी ऑप्शन है, लेकिन चुनाव आयोग ने महामारी के दौरान चुनाव करवाने को लेकर गाइडलाइंस इशू की और फिर चुनाव कैलेंडर की घोषणा की। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 सितंबर 2020 को, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले मार्च के महीने में एक इश्तिहार ने सबका ध्यान खींचा था। उड़ते घोड़े के निशान वाली पार्टी प्लूरल्स, एनडीए और महागठबंधन से कहीं पहले प्लूरल्स ने ही बताया था कि पार्टी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, पुष्पम प्रिया चौधरी। वैसे अगर थोड़ा और पीछे जाना चाहें तो बिहार चुनाव की आहट उन तस्वीरों में भी थी जिनमें प्रधानमंत्री मोदी लिट्टी चोखा खाते नजर आ रहे थे, लेकिन आज हमारा फोकस उन्हीं तस्वीरों और वीडियोस पे होगा जिनके बारे में पार्टियों ने भी माना कि हाँ, ये बिहार चुनाव के लिए ही किया प्रचार था। खबरों की दुनिया में लोगों की एक प्रजाति को खूब पसंद किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूज मेकर्स। ऐसे लोग जो खबरें बनाते हैं या खबरें बनते हैं। मिसाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, ये कोई भी काम करें तो लोगों में दिलचस्पी होती है, इसीलिए इनके इर्द गिर्द खबरें खूब होती हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में भी न्यूज मेकर्स की एक ही ऐसी ही लिस्ट थी। जाहिर तौर पर इसमें पीएम मोदी और राहुल गांधी का नाम था। बिहार से नीतीश कुमार, तेजस्वी, तेज प्रताप, पप्पू यादव जैसे नेताओं का भी जिक्र था। इस लिस्ट में इस बार एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, नाम चिराग पासवान। बिहार में चिराग पासवान ने एलजेपी को एनडीए से अलग ही नहीं किया। उन्होंने इस चर्चा को बल भी दिया कि बिहार में भाजपा अब नंबर 2 नहीं रहना चाहती और इसके लिए भाजपा हर सीट पर लड़ेगी, चाहे दूसरा सिंबल हो। राजनीतिक पंडितों ने इस अटकल की वजह चिराग के ऐसे बयानों में ढूंढी। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। बेटे के तौर पे आपको बहुत तकलीफ नहीं होती कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हो रहा है? प्रधानमंत्री को आप कहना चाहेंगे कि ऐसे मंत्रियों पर कम से कम लगाम लगाएं कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से इतना प्यार करता हूं कि मैं उनको किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। मैं तो उनको भी मैं ये बात कहता हूं कि आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए यहाँ पर आकर। और मैं उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। उनसे मैंने सीखा है कि आपने मुख्यमंत्री जी का समर्थन आज से लंबे समय पहले, महीनों पहले ही आपने उनका कर दिया था। भले इस दौरान कोरोना काल में खास तौर पर भले उनकी लोकप्रियता समाप्त हुई हो, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हुई हो, आक्रोश जनता में उनको लेकर इतना आ गया हो, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ नहीं छोड़ा। ये सारी बातें, क्योंकि मुझे भी अभी लंबी राजनीति करनी है, लगभग 40-50 साल का मेरा आगे राजनीतिक भविष्य है, तो मैं सीखता हूँ उनसे कि अगर आपने किसी से वादा किया, किसी का साथ दिया, तो आखिर तक आप उनके साथ आप रहे। पर मैं अपनी तरफ से मैं चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को मैं कहूं कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाएं। चिराग ने जब इस तरह के बयानों से खबर नहीं बनाई तो उनका एक दूसरा वीडियो चर्चा का विषय बना। देखिए। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? थोड़ा सा आगे। Let me get the... Will you give me a cue or shall I just start? हमारे नेताओं के ऐसे ही कैंडिड मोमेंट्स विरले हमारे सामने आते हैं और जब आते हैं तब वो होते हैं वायरल। बिहार में चुनाव से पहले बदल रहा गणित जब स्पष्ट हुआ और हम जान गए कि बिहार में कौन किससे लड़ रहा है, तो बारी आई धुआंधार प्रचार की, जो क्लस्टर बॉम्बिंग होती है इलेक्शन से पहले। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों पार्टियों के दोनों बड़े नेता, बिहार पहुंचते हैं। चुनावी फायदे के लिए सेना की दुहाई पर अब किसी की नजरें तिरछी नहीं होती हैं, तो सासाराम में अपनी पहली रैली में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के शौर्य में से बिहार शब्द पर पीएम मोदी पहले भी जोर दे चुके थे। चीजें बदली सिर्फ पुलवामा के शहीदों के मामले में। अब तक हम सिर्फ यही जानते थे कि देश के 40 जवान एक आतंकवादी हमले में शहीद हुए, देश के जवान, लेकिन 23 अक्टूबर को हम जान गए कि शहादत का भी एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है। प्रचार में ये बात साफ देखी गई कि भले एनडीए का चेहरा नीतीश को बताया जा रहा हो, भाजपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा हो कि सीएम नीतीश ही होंगे,
लेकिन भाजपा ने अपना पूरा कैंपेन पीएम मोदी की छवि और उनकी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उसके इर्द गिर्द रखा। घोषणा पत्र में भी जेडीयू से पहले भाजपा का घोषणा पत्र आता है और चर्चा के साथ ही एक बहस को जन्म देता है। कहां ये बात चल रही थी कि कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव किए जाएं या टाला जाए उन्हें, और कहां इसी संक्रमण के टीके को चुनावी वादा बना दिया गया। हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। कांग्रेस, राजद और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसकी ये कहते हुए आलोचना की कि टीका चुनावी वादा कैसे हो सकता है। इसके बाद देश के राज्यों के बीच मुफ्त टीके की घोषणा को लेकर होड़ मच गई, लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि टीका आया नहीं है। घोषणा पत्र की बात चली है तो एक और घोषणा का खूब बज रहा। राजद ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया। तेजस्वी कहीं ये बोलना नहीं चूकते थे कि उनकी सरकार बनी तो पहला फैसला होगा 10 लाख नौकरियां देना। उनकी जबान से सुनिए। हम झूठ ना बोले, हम जो कहो तनी उससा छोवे के जाता, जो कहो तनी उससा छोवे के जाता। तू लोग बतावा एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। तेजस्वी के इस ऐलान को निशाने पर लेते हुए भाजपा और जेडीयू की तरफ से सवाल किया गया कि आखिर इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन तब लोग भाजपा के घोषणा पत्र में वादों का हिसाब लगाकर बताने लगे कि यहां तो 19 लाख नौकरियों की बात है। फिर बताने वालों ने तुरंत अपनी बात को करेक्ट किया कि भाई यहां 19 लाख नौकरियां नहीं, नौकरियों के अवसर की बात है, माने शर्तें लागू। चुनाव आए और कंट्रोवर्सी ना हो तो ये पूरा माहौल अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये कमी भी तेजस्वी ने ही पूरी की जब उन्होंने ये बयान दिया। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। इस बयान में से पब्लिक बाबू साहब पर ठहरी। बिहार में बाबू साहब राजपूत समाज के लिए इस्तेमाल में आने वाला जुमला है। जैसे ही जेडीयू और भाजपा हमलावर हुए, तेजस्वी ने यह कहकर बचाव किया कि वो सरकारी बाबू और कर्मचारियों की बात कर रहे थे। विवाद की बात चली है तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी जिक्र आएगा। उनका भी ये बयान हमने देखा, आप देखिए। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बढ़ेगी तो कश्मीर से जिस आकर पानी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह व्यक्ति कर सकता है, सत्ता अपनी लोलुपता। कई लोगों ने इस बयान के बाद सवाल किया कि राय आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो अपना ही काम ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा तो उन्हीं के कंधों पे है ना, वो गृह राज्य मंत्री हैं। ये कश्मीर का इकलौता जिक्र भी नहीं था बिहार इलेक्शंस में। योगी आदित्यनाथ का अपना फैन बेस है, उनकी भी बिहार में रैलियां हुई। उन्होंने अपनी एक रैली में कश्मीर में हाल ही में बदले भूमि कानूनों को बिहार के लिए उपलब्धि की तरह पेश करने की कोशिश की। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा परसों एक आदेश जारी हुआ है भारत सरकार से, अगर सीवान का कोई नौजवान भी जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर मकान बनाना चाहता है तो आपको यह अनुमति वहां मिल गई है।
कौन रोक सकता है? विवाद उन तस्वीरों ने भी पैदा किया जिनमें मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई, युवक पिटते दिखे, एक युवक की मौत भी हुई। अब बात करते हैं इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की। सुशासन बाबू का टैग 15 सालों में थोड़ा भारी हो गया लगता है, नेता के लिए भी और जनता के लिए भी, कि रैली दर रैली देखा गया कि नीतीश हूट किए गए, नारे लगे, आखिर में तो प्याज और पत्थर तक उछाला गया। नीतीश भी झुंझला देते। वो भाजपा के साथ गठबंधन में है, एक ऐसी पार्टी जो अपने कोर एजेंडा को लेकर हमेशा बड़ी स्पष्ट रहती है। लेकिन नीतीश थोड़ी अलहदा परंपरा से आते हैं पॉलिटिकली। उन्हें अपनी कंस्टिट्यूएंसीज बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करते देखा गया। मिसाल है उनका ये बयान। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। ऐसे तमाम बयानों के बाद प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने एक और बयान दिया। वो बयान जिसमें कई लोगों ने उस राजनीतिक सत्य की छवि देखी जो पिछले कई दिनों से बिहार में जड़ें पकड़ता जा रहा है, नजर भी आ रहा है। नीतीश ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। सुनिए। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश ने अब कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस स्वीकारोक्ति ने कई सवाल पैदा किए हैं। क्या नीतीश का कोई उत्तराधिकारी होगा? चूंकि अभी तक ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई व्यक्ति हमारी नज़र में नहीं है, तो पूछा जाएगा कि क्या नीतीश के बाद जो वैक्यूम पैदा होगा उसे भाजपा केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगी, जैसा कि टिप्पणीकारों के मुताबिक प्लान था भी। लेकिन इस सब में अभी थोड़ा वक्त है। वैसे इस बयान के वायरल होने के बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश अपने आखिरी चुनाव नहीं, अपनी आखिरी चुनावी रैली की बात कर रहे थे। ये सारी तस्वीरें मिलकर हमारे लिए बिहार चुनाव का एक कोलाज तैयार करती हैं। ये बताती हैं कि एक महामारी के बीच भी हम कितनी शिद्दत से राजनीति करने की चाह न सिर्फ रखते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। महामारी हमारी चुनावी प्राथमिकताओं और तौर तरीकों को नहीं बदल पाई है। हम जैसे थे वैसे ही हैं। इस न बदलने की हमारी जिद के बीच जनता ने किस पर एतबार किया, कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। बाकी जनता कैसे काम करती है, ये सबसे अच्छी तरह से बताया मकसूर अहमद उस्मानी ने, दरभंगा में जाले सीट से कांग्रेस प्रत्याशी। जो उन्होंने कहा और जो उनके साथ हुआ, उसकी टाइमिंग में राजनीति का सार छुपा है। देखिए। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। शो के इस हिस्से में आप टॉक ऑफ द टाउन की चर्चा करेंगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को रायगढ़ स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अलीबाग जिला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अर्नब के अलावा 2 आरोपियों फिरोज शेख और नितेश सारदा को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अर्नब के वकील जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और गिरफ्तारी को अवैध बताया। फिलहाल अर्नब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और मामले पर कल यानी 6 नवंबर को दोबारा सुनवाई होने वाली है। अर्नब की गिरफ्तारी के वीडियो 4 नवंबर को सोशल मीडिया पर घूमते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर हमला किया, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अर्नब के समर्थन में ट्वीट्स भी किए। अब आपको बताते हैं वो मामला जिसके चलते अर्नब की गिरफ्तारी हुई है। अर्नब पर 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। 5 मई 2018 को अन्वय नाइक और उनकी 83 साल की मां कुमुद नाइक ने आत्महत्या कर ली थी। कहा गया कि एक कथित सुसाइड नोट में अन्वय ने 3 लोगों का नाम लिखा था, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारदा। कथित सुसाइड नोट के मुताबिक तीनों ने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए नाइक को अपना प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर रखा, लेकिन उन्होंने तय रकम अदा नहीं की। ये कुल रकम 5 करोड़ 40 लाख के करीब थी। नाइक की कंपनी का नाम कॉनकोड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड है। अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने बॉम्बे डाइंग कंपाउंड में रिपब्लिक टीवी स्टूडियो का काम करवाया, लेकिन 83 लाख रुपए नाइक को नहीं चुकाए। वहीं फिरोज शेख पर 4 करोड़ और नितेश सारदा पर 55 लाख रुपए बकाया की बात कही गई है। अन्वय नाइक के सुसाइड नोट के बाद रिपब्लिक टीवी ने बयान जारी करके कहा कि दिसंबर 2016 में कुछ समय के लिए कॉनकोड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली गई।
लेकिन सभी तरह का भुगतान कर दिया गया। अनवर नाइक और उनकी मां के सुसाइड के 1 साल बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसे समरी इन द केस कहा गया। समरी इन द केस यानी वो रिपोर्ट जिसमें मामला अनसुलझा रहता है, आरोपियों के बारे में पता होता है लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं। इसी साल मई में अनवर नाइक की पत्नी और बेटी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से आत्महत्या मामले में फिर से जांच करने की अपील की थी। देशमुख ने पुलिस को फिर से जांच के निर्देश दिए थे। दोबारा जांच के लिए रायगढ़ पुलिस की एक विशेष जांच टीम बनाई गई। एसआईटी ने सुसाइड नोट में लिखे वित्तीय लेन देन का पता लगाने के लिए नाइक के मुंबई कार्यालय का निरीक्षण किया। 15 अक्टूबर को अलीबाग में पुलिस फिर से जांच की अनुमति के लिए अदालत चली गई। अब पुलिस ने मामले के सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी गिरफ्तारी के बाद अनवर नाइक की पत्नी अक्षता और बेटी अदन्या नाइक पत्रकारों से बात करते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। परिवार ने आरोप लगाया कि आत्महत्या के मामले की जांच में पहले ढिलाई बरती गई। Last time Mr. Arnab used all his power and influence to make sure that this case is not investigated in a right way and shut. And this time he couldn't do that. And all officers are not the same. So when I say that the IO, Mr. Suresh Varade, he has really tortured us and made sure that we signed false case closing forms as well. He was threatening me and mother. He also assaulted us. So such things have occurred then. And now, yes, the first step has been taken, but we will be fully satisfied and justice will be given to the soul. Only proper investigation is carried out. 5 मई 2020 को अनवर नाइक की बरसी पर परिवार ने मामला फिर से उठाया और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। कुछ दिनों बाद रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी करके कहा कि पुलिस ने इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। परिवार का कहना है कि हमें तब पता चला कि हमारा केस बंद कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जारी बयान में रिपब्लिक टीवी ने कहा कि अर्नब को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। चैनल ने कहा कि नाइक के परिवार की ओर से लगाए गए आरोप झूठे और डरावने थे और कोर्ट ने इस मामले को अप्रैल 2019 में ही बंद कर दिया था। अर्नब के खिलाफ एक महिला पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने कथित तौर पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। दिल ललन टॉप शो में अब वक्त है बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स का। यह आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार में दिल ललन टॉप चुनाव यात्रा पूरी हो गई है। यह आज उनका आखिरी दिन था। ये चुनावी यात्रा करीब 1 महीने तक पूरे राज्य में जारी रही और आपकी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हमें मिली, प्यार, समर्थन और सुझावों के साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ललन टॉप परिवार की तरफ से। आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और 10 नवंबर को जमीन छान कर आई हमारी टीमें नतीजे और अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए लौटते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको यही बताएंगे कि आज हमारी चारों टीमें कहां थीं। टीम हीरा पटना, टीम गंगा कटिहार, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी किशनगंज। हमारे देश की सामाजिक बुराइयों की कोई लिस्ट बने तो दहेज प्रथा को उसमें जगह जरूर मिलेगी। दहेज के खिलाफ कानून भी है, लेकिन दहेज लेने वाले इसे बुराई नहीं मानते, वो इसे जायज ठहराने के तर्क देते हैं। इस लड़की की बात में समाज और माता पिता के लिए भी एक संदेश है, बशर्ते उसे स्वीकार किया जाए। जरूरी है कि कुछ बदलावों के लिए समाज को ऐसे ही तैयार किया जाए। टीम गंगा के हमारे साथी सौरभ और मनोज पहुंचे मधुबनी के जितवारपुर गांव। आपने मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में खूब सुना होगा। कोरोना के दौर में मधुबनी पेंटिंग्स मास तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकारों की हालत खराब है। जितवारपुर गांव से 3 पद्मश्री और कई अवार्डीज होने के बावजूद इनकी हालत खस्ता है। गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार को लेकर एक पोस्टर लगा रखा है। इसे लेकर गांववासी क्या कहते हैं, सुनिए। ये पोस्टर देखिए, लिखा हुआ है जितवारपुर शिल्प ग्राम नहीं तो वोट नहीं। सभी राजनीतिक दलों का आना वर्जित है। वोट बहिष्कार करता समस्त कलाकार एवं ग्रामवासी। जितवारपुर, तो जितवारपुर को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? एक ऐसा गांव जो इस मिथिला पेंटिंग्स की कला का गढ़ माना जाता है, वो इस फैसले तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हम इस गांव पहुंच चुके हैं। गांव के लोगों से मिलेंगे, मिथिला पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, क्या उसका इतिहास है और उनके मुद्दे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों ये नौबत आई। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार झा। अमित जी, ये पोस्टर मैंने पढ़ा, जितवारपुर शिल्पग्राम नहीं तो वोट नहीं। इसकी नौबत क्यों? वोट नहीं देने का फैसला क्यों किया आपने? ये चारों तरफ हम लोग जब
प्रयास करने के बाद कहीं से कुछ नहीं नज़र आया। उसके बाद जो है सो ये नौबत आया है, जैसे कि ये लगभग 2017-18 में जैसे क्राफ्ट विलेज का घोषणा किया गया था। इसका योजना था 10 करोड़ रुपया विकास के लिए आना था और बहुत ही सारा इस पर बुनियाद एक आम नागरिक का बुनियादी सुविधा से लेकर के कलाकार का बुनियाद जो भी सुविधा था वो बनना था यहाँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। बाद में जो है सो हम लोग जो है सो यहाँ मधुबनी स्थानीय विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के डीएम साहब से लेकर के मतलब प्रधानमंत्री तक को जो है सो पत्र लिखा 3-4 महीना पहले। इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम लोग जैसे बाध्य होकर के विधानसभा चुनाव बहिष्कार करेंगे। लेकिन कहीं से कोई आश्वासन तक नहीं आया जो नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो बाध्य होकर के हम लोगों को बैनर लगाना पड़ा है। ये योजना आ जाती है 2017 में, बोला जाता है, घोषणा की जाती है कि इस गांव को शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। पैसा भी जारी होने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पर पैसा नहीं पहुंचता है। चुनाव आ जाता है, चुनाव में गांव वाले कहते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद भी कोई प्रतिनिधि नहीं आता जो इनको मनाए समझाए, पोस्टर बन जाता है। सरकार के वादों, दावों और हकीकत के बीच जो बड़ा सा अंतर होता है, ये गाँव उसी का उदाहरण है। अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। टीम सोन के हमारे साथी सिद्धांत मोहन और रोहानी पहुंचे पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर। इसकी क्या खासियत है? ये नंबर के हिसाब से बिहार की पहली विधानसभा सीट है। नेपाल बॉर्डर से लगी इस जगह में एक टाइगर रिजर्व भी है। चाय की दुकानों पर राजनीतिक चर्चाएं आम बात हैं। ऐसी ही एक दुकान पर स्थानीय लोगों से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टाइगर रिजर्व, टूरिज्म और भ्रष्टाचार पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। एक तो वाल्मीकि नगर के बारे में ये कहा जाना कितना सच है कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व है और फिर भी टाइगर रिजर्व का लाभ और उससे होने वाला बिजनेस, उससे उठने वाला टूरिज्म लोगों तक नहीं पहुँच पाया। उसका लाभ यहाँ की जनता को, इस विधानसभा को, अब तो लोकसभा चुनाव भी हो रहा है इस सीट पर, हाँ, लोगों को नहीं मिल रहा है। कितना सच है कहना? 100% सत्य है। टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे जीरो है। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट होते हुए भी जिस हिसाब से यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से पर्यटन का विकास अभी हो नहीं पाया। पर्यटन के नाम से जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर भी जाते हैं और जगह भी नेशनल स्तर पे जहाँ टूरिज्म है, या उत्तराखंड वगैरह में ही हम लोग जाते हैं, आपको गिर है या जहाँ कुछ भी है, तो वहाँ पे लोकल बच्चों को या जो लोग भी हैं, पर्यटन से काफ़ी ज़्यादा रोजगार है। राजस्थान ही है जिसका पूरा इनकम ही आपको टूरिज्म पे। लेकिन इतना बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट होते हुए लगभग 880 या 82 वर्ग किलोमीटर का ये टाइगर प्रोजेक्ट है सर। अफसरशाही है, सरकार भी अफसरशाही है। अच्छा, फंड बहुत आती है, सारे अफसर फॉरेस्ट के CF जितने हैं, पटना से यहाँ तक प्रधान सचिव, सारे लोग मिली भगत। अच्छा, एक सेकंड, उस पर तो बाद में, आरोपों पर बाद में आएंगे। तो 880 किलोमीटर वर्ग का एरिया है लगभग, और टाइगर प्रोजेक्ट, और जहाँ तक मैं मैप देखकर जान सकता हूँ इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा भारत में आता है, नेपाल में इसका कम है। ये इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन साइड का है। इंडियन साइड का है, ठीक है। जस्ट इसके उस तरफ नेपाल का है चितवन नेशनल पार्क, प्राइवेट एंटिटी है। रेंज एक ही है, उन्होंने चितवन ने लेकिन उसको उन्होंने इतने अच्छे तरह से डेवलप किया हुआ है। तो गवर्नमेंट की नीतियां यहाँ पे कहीं ना कहीं तो विफल है। अच्छा, या प्रयास विफल है। कब डिक्लेयर हुआ टाइगर प्रोजेक्ट? 96 में, 96 में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके पहले क्या स्थिति थी? उसके पहले तो मान लीजिए हम लोग बच्चे थे, 83 का बर्थ है, तो 96 से पहले मतलब नॉर्मल जंगल था, तो यहाँ पे खनन भी होता था, इस नदी में भी खनन होता था, एक रोजगार बालू निकाला जाता था, माइनिंग का। तो आपको 2000 कै तक 2013 तक चला या 10 तक? 2013 तक रायती प्लॉट चला और 91 में बंद हुआ। 1991 में बंद हो गया। माइनिंग जो नदी से चलता था वो बंद हो गया, गंडक नदी से जी, जिस चलते गंडक का पूरा बेड छिछला हो चुका है। अभी आप तो शाम के टाइम में देख रहे हैं, इस नदी की क्षमता नियर अबाउट बांध बराज है, इसकी क्षमता 7 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है, लेकिन अभी 3-3.5 लाख 4 लाख आता है, तो आसपास के जितने मतलब हम लोग के क्षेत्र हैं, गांव हैं, सारे डूब जाते हैं और कटाव चालू हो जाता है। पानी ओवरफ्लो होकर चारों तरफ बहने लगता है पानी। मतलब खनन बंद होने से ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। अच्छा, उसके चलते मतलब कितना हेक्टेयर जंगल का भी कटाव हो चुका है। तो ये था आज का दिल्ली ललन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना
कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।